ग्लोरियस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज और आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण और शिक्षण शास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिसका नाम है सजीव जगत। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सजीव जगत के बारे में। तो सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में भी से क्वेश्चन बने हैं और आगामी एग्जाम जो होने वाले हैं 2021 में उसमें भी इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे ही। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको समय समय पर क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्रीफ में कि इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और सजीव के शोषण करते हैं, यानी सजीव जो है शोषण करते हैं यानी सांस लेते हैं। सजीवों में उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे और सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, यानी जो उद्दीपन की बात करें उसके प्रति वो अनुक्रिया करते हैं। और सजीवों में इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां करने का मतलब सेंस ऑर्गेन्स की बात करें वो हम लोग पढ़ेंगे। और सभी सजीव जो है उसमें गति होती है, गति का मतलब होता है वो मूव करते हैं, एक समस्या समझ जाते हैं। फिर सजीवों प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सजीवों वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे और सजीवों की मृत्यु यानी अंटिल डेथ के बारे में पढ़ेंगे। और अंत में कुछ क्वेश्चन को भी हम करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको सब चीज़ समझने में आसानी होगी। देखिए, आमतौर पर अगर सजीव की बात करें तो आमतौर पर आप भी धरती पर ही रहते हैं और जब अपने नेत्र को अगर चारों तरफ फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत तरह के वस्तुओं को देखेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ हम अपने आसपास बहुत सारे वस्तुओं को जैसे जानवर, वृक्ष, बस, कीड़े मकोड़े, पक्षी, बादल, ट्रक इत्यादि को देखते हैं। इनमें से बहुत सारे सजीव होते हैं एवं बहुत सारे वस्तु निर्जीव होते हैं। सजीव कहने का मतलब लिविंग और निर्जीव कहने का मतलब नॉन लिविंग थिंग। यानी हमारे आसपास जो भी बात करें तो वहाँ पर दो तरह के वस्तु होती हैं आमतौर पर, एक हमारा सजीव होता है, एक हमारा निर्जीव होता है। जानवर, वृक्ष, कीड़े मकोड़े इत्यादि सजीव वस्तुएं हैं और बस, बादल, ट्रक इत्यादि निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक है, हम पाते हैं कि जानवर, मनुष्य, पेड़ पौधे एवं सूक्ष्म जीव सजीव है, परंतु यह है कि हम कैसे पता करते हैं। यानी कहने का मतलब वो आमतौर पर अगर बात करें तो हम सजीव उसको कहते हैं जिसके अंदर में सांस लेते हो, भोजन की आवश्यकता पड़ती हो, रिप्रोडक्शन करता हो, उत्सर्जन करता हो, ये तमाम चीज़ अगर मूव करता हो या उसके वस्तु के अंदर गति हो, इसके आधार पर हम बांटते हैं कि वो वस्तु क्या है, सजीव है। देखिए, हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है, निर्जीव है। सजीव वस्तु में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो निर्जीव वस्तु से उन्हें अलग करते हैं। आमतौर पर अगर हम आपसे कहेंगे कि आप सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु में किस प्रकार से विभेद करेंगे, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग में अंतर क्या होता है, यानी व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो सम प्रॉपर्टीज आर फाउंड इन लिविंग थिंग्स, यानी कुछ उसके अंदर प्रॉपर्टीज पाई जाती है, कुछ उसमें मतलब उसके पास में कुछ विभिन्न लक्षण पाए जाते हैं जिससे हम उसको निर्जीव और सजीव वस्तुओं क्या करते हैं, आपस में अलग कर पाते हैं। तो सभी सजीव वस्तु में पाए जाने वाले कुछ विशेष लक्षण है, यानी उसके अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं जो उनको एक सजीव को निर्जीव वस्तु से अलग बनाती है। तो ये पहला जो हमारा सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, यानी जितने भी, यानी कहने का मतलब हुआ जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू फूड, यानी कहने का मतलब हुआ सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लिविंग थिंग को सभी सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो उनकी वृद्धि एवं शरीर के अंदर होने वाली जैव प्रक्रियाओं में क्या करती है, मदद करती है। ये भी कह सकते क्या करती है, मदद करती है, या उसके लिए वो जरूरी होते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे आखिर पौधे किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं। आमतौर पर आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस का नाम सुने होंगे, इसको हम लोग हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, के लिए आवश्यकता होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं, परंतु जंतु या प्राणी ऐसा नहीं करते हैं। अपना भोजन के लिए वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं को खाते हैं जबकि कुछ जंतु पौधे और जंतु दोनों खाते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ सिर्फ पौधे ही हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, यानी इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसके द्वारा वो जमीन से यानी पृथ्वी से यानी जमीन से वहाँ पर से जल, खनिज और CO2, वातावरण CO2, ये तमाम चीज़ों का मिश्रण से वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन को तैयार करते हैं। लेकिन हम वही मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर या जीव जंतु पर भी, हम लोग भी मुर्गा और क्या करते हैं, खस्सी, ये तमाम चीज़ों का हम मांस बना के हम लोग खाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर हम लोग निर्भर हैं। तो कहने का मतलब या तो हम उसको प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, हम किसी पर निर्भर होते हैं, तब जाके हमारा भोजन बनता है, दिन हम लोग भोजन करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन वो बना लेते हैं। आगे बात करेंगे, ये गुण है, किसके गुण है, तो सजीव वस्तु के गुण है। देखिए, सभी
सजीव श्वसन करते हैं। अब सांस लेने की बात आया तो सांस तो आमतौर पर लेते हैं, आमतौर पर हम लोग भी सांस लेते हैं। अगर 1 सेकंड के लिए, अगर 1 मिनट के लिए अगर सांस रुक जाए हमारी तो क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। यानी सभी सजीव जो होते हैं श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ही भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रिया का ही एक भाग है, ठीक है। जंतु जब सांस लेते हैं तब वो ऑक्सीजन गैस अंदर ले जाते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो निकालते हैं। आमतौर पर जानते हैं हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग निकालते हैं बाहर, ठीक है। ऑक्सीजन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। एक वयस्क जो होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता एवं छोड़ता है। यानी 18 बार लेता है यानी छोड़ता भी, दोनों क्या होता है, 15 से 18 बार होता है। अब आगे बात करेंगे गैसों के आदान प्रदान की क्रिया जो होती है। हम बात करें गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया सभी वस्तुओं में एक जैसी नहीं होती, भिन्न भिन्न वस्तुओं में क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, ये अलग अलग होती है। कहने का मतलब हुआ जिस प्रकार से हम लोग 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेकिन अलग अलग वस्तुओं में इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है वो अलग अलग होती है। देखिए हम कुछ बात करते हैं, कुछ जंतुओं के नाम लेते हैं और उसके हम लोग श्वास अंग की बात करेंगे कि जैसे हम लोग अगर हमारी बात करें, मनुष्य की बात करें तो हम लोग नाक से लेते हैं। तो क्या सभी लोग, सभी वस्तुएं जो सजीव है वो भी नाक से ही लेते हैं? नहीं, सब में अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए मनुष्य हुआ, शेर हुआ, उसके बाद गाय, सांप, छिपकली, पक्षी इत्यादि जो है वो फेफड़े से लेती है। किससे लेती है? लंग से लेती है, फेफड़े से लेती है। उसके बाद में हम बात करें मक्खी, कॉकरोच या अन्य कीट, जो कीट के बारे में जानते हैं ना, कीट, कीड़े मकोड़े को कीट बोलते हैं। कीट की बात करें, ये सब आपका कैसे लगता है, ट्रोकिया से लेते हैं, सुवातक कहते हैं। फिर केचुआ, केचुआ की बात करें तो ये त्वचा से लेते हैं। केचुए की त्वचा आनर्द और चिकनी होती है। आमतौर पर केचुआ आप देखे होंगे, और केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि ज़मीन को, मिट्टी को भुरभुरा कर देता है। केचुआ को हम लोग चेहरा अपने ज़बान में बोलते हैं। फिर मेढक की बात करें तो ये फेफड़े और त्वचा दोनों से लेता है। फिर आपके पास मछली की बात करें तो ये हमारा किससे लेता है, गिल्स, जिसको हम लोग गिल्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्लोम भी बोलते हैं। जी हाँ, तो क्या बोलते हैं, क्लोम भी बोलते हैं, उसे सांस लेते हैं। फिर अगर हम डॉल्फिन और हिल्स मछली की बात करें तो ये फेफड़े और नासा द्वारा यानी शुरुआत छिद्र होता है उसके माध्यम से लेते हैं। यानी कहने का ये जंतु समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सके। एक सवाल पूछा गया था कि मछली जो है वो किस प्रकार से सांस लेती है। देखिए अगर हम जल की बात करें, जल से क्या होता है, H2 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन, यानी कहने का मतलब हुआ जल में घुलित ऑक्सीजन के माध्यम से ही मछली क्या लेती है, अंदर वो सांस लेती है। और याद रखिए दुनिया में जितना भी सजीव वस्तुएं हैं सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब आगे बात करेंगे, यहाँ पर देखिए पौधे में गैसों का आदान प्रदान की बात करें तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा होती है। पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्र, जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। परंतु प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेती है, ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ती है। आमतौर पर हम जानते हैं कि पौधे जो अपना भोजन जो होते हैं वो पत्तियों की सहायता से बनाते हैं, और पत्तियों में स्टोमाटा होता है जिसको हम लोग सूक्ष्म रंध्रों बोलते हैं, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है और जिसके उपरांत वो भोजन बनाते हैं। जब भोजन बनाते हैं तो वह क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस लेते हैं, और उसके उपरांत वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जिसको मनुष्य अपने ओर सांस लेता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। याद रखिएगा एक सवाल पूछा गया था कि पौधे में प्रकाश प्रक्रिया जो होती है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, वो कब होती है, तो वो दिन में होती है, रात में नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है, और सनलाइट हमारा सुबह ही में ही होता है यानी दिन में ही होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, दिन होगा। जबकि श्वसन प्रक्रिया रात दिन होती रहती है। प्रकृति में पौधे ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन का हमारा प्रमुख स्रोत क्या है, तो हमारा पेड़ पौधे ही है। क्या है, पौधे ही है। और ये जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है वो दिन में होती है, इसको भी नोट डाउन करेंगे। फिर आगे बात करेंगे सभी जीव में उत्सर्जन होती है। अब उत्सर्जन की बात करेंगे तो उत्सर्जन क्या होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं और उसके मलमूत्र के माध्यम से हम उत्सर्जन करते हैं, उसी को उत्सर्जन ही कहते हैं। देखिए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान सजीवों में कुछ अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं, अतः इन अवशिष्ट पदार्थों का सजीवों के शरीर से निकालना आवश्यक होता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते उसे हम उत्सर्जन करते हैं। यानी कहने को जिस प्रकार से भोजन हम करते
करते हैं और भोजन करने के पश्चात क्या होता है, उसमें से कुछ अवशिष्ट पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में एक समझ विषाणु के रूप में कार्य करता है, तो उसको हमारे शरीर से निकालना पड़ता है। आमतौर पर भी कभी कभी गर्मी के मौसम में देखते हैं पसीना निकलता है, तो पसीना भी एक निकलना का मतलब हमारी त्वचा में छिद्र होते हैं और इसके माध्यम से क्या निकलते हैं, वो भी उत्सर्जन के आते हैं। फिल्मात्मक के माध्यम से भी हमारे शरीर से क्या होते हैं, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। जंतुओं के बारे में बात करें, जंतु में अपशिष्ट पदार्थों की बात करें, जंतु में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मुख्य रूप से मूत्र एवं मल के रूप में होता है। जंतुओं में मुख्य उत्सर्जन अंग जो होते हैं वृक्क है यानी किडनी है, ठीक है। जंतु अपने श्वास अंगों के द्वारा भी अपशिष्ट गैसों को बाहर निकालते हैं, CO2 गैस को हम लोग निकालते हैं। फिर देखिए मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में पसन, इसको हम लोग स्वेद कहते हैं, भी है एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है जो वो अपनी त्वचा के द्वारा बाहर निकलता है। पक्षी वीट के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। पक्षी किससे निकालता है, वीट के रूप में अपने अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको वो बाहर निकालते हैं। फिर पौधे की बात करें तो पौधे में भी हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यानी कहने का मतलब हुआ कि पौधे में भी हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं और पौधे जो है इन अपशिष्ट पदार्थों का या तो स्वास्थ्य कर देता है कि मतलब स्वास्थ्य के रूप में लेता है या किसके रूप में लेता है, आगे देख लेते हैं, या वो क्या लेता है मतलब श्वास के रूप में बाहर निकाल देता है। कौन निकाल देता है, ये पेड़ पौधे की बात हो रहा है। फिर इन पदार्थों को ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिसमें से उनको हानि ना पहुंचे। अब देखिए सभी सजीव जो है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। उद्दीपन का मतलब जैसे अगर हम तावा गर्म अगर हाथ रख दे तो आप जलेगा, आप डायरेक्ट क्या करिए हाथ को पीछे की ओर खींचिए, ही आपका होता है क्या चीज़, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। यानी हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते उद्दीपन कहलाता है। जैसे आमतौर पर बात करें किसी बच्चे को इनाम दिया जाता है, इनाम के लालच में क्या करता है, कठिन परिश्रम करता है, वही आपका उद्दीपन कहलाता है। इनाम क्या उद्दीपन है, जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उसे हम अनुक्रिया करते हैं। यानी जो दिया गया अगर उसी के प्रति हम कार्य करते हो हमारा अनुक्रिया कहलाता है। जैसे आमतौर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में बेहतर समझेंगे, जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो हम एकदम हाथ को अपनी पीछे ओर खींच लेते हैं। कॉकरोच रोशनी देखकर वो छिप जाता है क्योंकि वो रोशनी में आपको दिखेगा नहीं, भाग जाएगा। फिर देखिए अपने मनपसंद व्यंजन को देखने पर, व्यंजन जो हम देखते हैं मतलब भोजन देखते हैं तो हमारे लार टपकने लगता है, यानी हम उसकी ओर क्या होता है मुँह में पानी। अगर हम अचार की बात कर ले तो आपके अंदर भी क्या होगी, जुबान मतलब लार ऐसा पड़ती तो आपके मतलब ऐसा एहसास होने लगेगा। सूरज के छिपने के पश्चात कुछ फूल मंद हो जाते हैं, यानी वो आएंगे तो दिखेगा फिर बंद हो जाएगा। फिर छुई मुई गुलमेहदी के पौधे की पत्तियां भी क्या होता है छूने पर वो सिकुड़ जाती है। ये उद्दीपन के कारण उसके अंदर परिवर्तन आता है। देखिए उपरोक्त उदाहरण के बाद उपरोक्त उदाहरणों में उद्दीपन गर्म वस्तु, रोशनी, मनपसंद व्यंजन, सूरज का छिपना तथा पत्तियों छूना, जबकि अनुक्रिया की बात करें हाथ पीछे खींचना, कॉकरोच का छिपना, मुंह में पानी आना, फूल का बंद हो जाना और पत्तियों का सिकुड़ना, ये तमाम के तमाम अनुक्रिया हुआ और वो हमारा क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। ठीक है। अब बात करेंगे सजीवों में इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां का मतलब सेंस की बात करें तो अगर हम हमारी बात करें तो मनुष्य में 5 है। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन है। देखिए अगर मुख्य रूप से बात करें तो जंतुओं में भी 5 इंद्रियां होती है। अब 5 कौन सी इंद्रियां होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए मिल ना गया, अब हम जिसकी बात करें वो चीज़ है। देखिए यहाँ पर एक NCERT बुक जो होती है वो आपको एकदम सिमिलर रूप से देती है। अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए एक पॉइंट भले आपको समय लगेगा लेकिन आप एक बार कंटेंट को पढ़ लीजिएगा, दोबारा कंटेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। देखिए आँख नेत्र की बातें देखने के लिए करते हैं, कान सुनने के लिए करते हैं, नाक सूंघने के लिए करते हैं, जीभ अब स्वाद के लिए करते हैं, त्वचा महसूस करने के लिए करते हैं, है कि नहीं है। फिर देखिए विभिन्न जंतु में अपनी इंद्रियों का प्रयोग विभिन्न कार्य के लिए करते हैं। जैसे में चींटियां अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोरी की गंध की पहचान के लिए करते हैं। आमतौर पर देखे होंगे कि चींटियां लाइन पर चलती है। फिर कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को उनकी गंध से पहचान ले, जिससे में रेशम का कीड़ा जो होता है। फिर कुछ पक्षी जैसे में बाज, गिद्ध और चील जो है जिनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है, अपने शिकार को दूर से वो देख लेती है। यानी कहने तो वो सेंस के कारण भी क्या करती है, देख लेती है। फिर आगे बात करेंगे पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती है परंतु उनके आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। ये अपने गर्दन को घुमाकर अपने आसपास को देखते हैं, परंतु उल्लू की आंखें क्या होती है, चेहरे के सामने होती है। यानी कहने का मतलब हुआ पक्षी जो होता है एक वक्त में 2 तरह की वस्तु को देख लेते हैं। वो अपने आँख की पुतली नहीं घुमा पाते लेकिन अपने गर्दन को घुमा के देख लेते हैं। परंतु उल्लू की बात करें तो उल्लू के जो होते हैं आँख जो होते हैं वो चेहरे के सामने होते हैं। कुछ जानवरों के कान
कान के, देखिए कुछ कुछ जानवर की बात करें, कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं परंतु कुछ के नहीं। जैसे हाथी अपने कान से सुनने के अलावा हवा भी करता है। यानी कहने का मतलब आप देखे होंगे कान क्या है हाथी का, तो हाथी के कान उसे हवा भी करते हैं और वो सुनने के भी काम आते हैं। फिर सांप की बात करें तो सांप के कान नहीं होते। हम जानते होंगे सांप जो होता है, सांप सुन नहीं सकता परंतु जमीन में हुई कंपन को महसूस करता है। क्या करता है? जमीन में हुई कंपन को। एक सवाल पूछा गया था कि सांप के कान होते, क्या सांप हमारी बातों को सुनते हैं? तो सांप के पास कान है, बल्कि वो धरती में जो कंपन होते हैं उसके कारण सुनते हैं। बीन भी बजाया जाता है ना, तो वो कंपन के माध्यम से ही वो अपने पथ को उसकी ओर जाते हैं। फिर मच्छर की बात करें तो इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि मच्छर वो मनुष्य को कैसे अंधेरा में भी काटने दौड़ जाता है। तो क्यों काटने दौड़ता है? आप लाइट को बुता देंगे ना, फिर भी मच्छर आ जाएंगे। तो मच्छर हमारे शरीर का गंध एवं तलवे की गर्मी से जो होता है हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेता है। आप बत्ती चलाए ना चलाए डजंट मैटर, आपको वो ढूंढ लेंगे। इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे या डेंगू से अपने आप को बचाएंगे। कुछ जानवर अपने मलमूत्र की गंध के द्वारा अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं, जिसमें कुत्ता, बाघ, शेर ये अपने मूत्र के द्वारा अपने एरिया की पहचान करते हैं। फिर मेढक की बात करें तो मेढक, छिपकली आदि जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। आप देखे होंगे जीभ निकालते हैं और उसके माध्यम से अपने शिकार को पकड़ते हैं। फिर रात्रिचर की बात करें, जो रात में जगने वाला, उसको रात्रिचर बोलते हैं। जिससे जानवर एवं पक्षी केवल सफ़ेद और काले रंग के ही पाए जाते हैं। जैसे उल्लू और रैंकून जो है वो रात्रिचर है, जो रात में जगने वाले हैं। अब बात करेंगे सभी सजीव गति करते हैं यानी मूवमेंट करते हैं, तो इस पर भी जान लेते हैं क्या सही बात है। जंतु में गति दिखाई देती है क्योंकि वो एक स्थान से स्थान तक जाते हैं। जंतु में चलने का ढंग अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। जैसे में बात करें कुछ जंतु चलते, जैसे मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों में अलग अलग गतियों के लिए होते हैं। अब गति किस प्रकार से करते हैं उसको भी हम जान लेते हैं। देखिए गति की बात करें और इनकी अस्थियाँ जो होती है, अस्थियाँ करने का मतलब हड्डी जिसको हम कहते हैं, वो इनकी मदद करते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ जिसको चलने में जो मदद करेगा, कौन करता है मदद? इसको हड्डी करेगा। हड्डी का मतलब ज्वाइंटिंग होते हैं। अब हम लोग ज्वाइंटिंग के बारे में भी अब जानेंगे। देखिए अब यहाँ पर आगे बात करें तो इनकी अस्थियाँ में अनेक प्रकार की संधियाँ होती है जो मनुष्य में पाई जाने वाली संधियाँ हैं। कौन कौन संधि है? पहले हम बात करेंगे तो कंदुक जो खल्लिका संधि है, इस प्रकार की संधि में सभी दिशाओं में गति करती है। यह संधि कंधे एवं कूल्हे में पाई जाती है, जो सभी दिशा में क्या करती है? मूवमेंट करती है। फिर हिंज की बात करें जिसको हम लोग कब्जा भी करते संधि करते हैं, इस प्रकार की संधि में एक ही दिशा में गति करती है। यह संधि कोहनी एवं घुटने में पाई जाती है। अगर घुटने को मोड़ेंगे इस दिशा में होंगे, अगर पीछे घुमाना चाहेंगे तो क्या आप कोहनी को घुमा सकते? नहीं घुमा सकते। फिर अचल संधि की बात करें, इस प्रकार की संधि में कोई गति नहीं होती। यह हमारे सिर में पाया जाता है। उसका सिर को घुमा लीजिएगा तो नहीं घुमा सकते हैं, ये प्रकार की। फिर उसके में धुराग्र घुंटी की बात करें संधि की, किसी बात करेंगे धुराग्र घुंटी की बात करें तो इस प्रकार की संधि में ऊपर नीचे दाएं बाएं एवं आगे पीछे की गति होती है। यह संधि हमारे सिर एवं गर्दन को जोड़ती है। जो अब गर्दन को देखिए दाएं बाएं कर लेते हैं ना, तो ये होती है। फिर संधि क्या, संधि के बारे में जानते हैं। देखिए संधि जहाँ दो या दो से अधिक अस्थियाँ यानी हड्डियाँ आपस में जुड़ती है उस जगह को हम संधि कहते हैं। और एक वयस्क में, एडल्ट वयस्क में 206 हड्डी होती है, इसको हम नोट कर लीजिएगा। एक सामान्य व्यक्ति में 206 हड्डियाँ पाई जाती है, ठीक है। फिर उल्लू की बात करें, उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है। कुछ जंतु जैसे में रेंगते हैं, कुछ केचुआ की बात करें, सांप आदि केचुआ पेशी एवं सुस की मदद से रेंगता है। किसकी मदद से? सुस की मदद से रेंगता है। और सांप पेशियों एवं वलय यानी छिल्लों के मदद से रेंगता है। फिर बात करें कुछ जंतु जो होते हैं उड़ते भी हैं। कुछ जंतु क्या होते हैं? उड़ते हैं। जैसे पक्षी में अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं, परंतु शुतुरमुर्ग और एमू पक्षी उड़ते नहीं है। ये दोनों को नोट कर लीजिएगा। शुतुरमुर्ग और एमू पक्षी क्या होते हैं? उड़ते नहीं है, लेकिन ये काफ़ी तेज़ गति से भाग सकते हैं। क्या होते हैं? काफ़ी तेज़ गति से ये भाग सकते हैं। कुछ जंतु तैरते हैं, जैसे मछली, बत्तख आदि। मछली अपने धारा रेखी शारीरिक आकृति के कारण तैरती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मछली के तैरने का जो रीजन है वो क्या है? उसके धारा रेखी है, जो उसकी आकृति शरीर में बने तो उसके कारण वो तैरते हैं। बत्तख अपने जलयुक्त पंडागुलियों के कारण तैरते हैं और मेढक जो होता है वो पंडागुलियों के कारण ही तैरते हैं। फिर कुछ बात करें, कुछ जंतु फुदकते हैं, जैसे में मेढक की बात करें फुदकते हैं, जंपिंग वम्पिंग करते हैं, ठीक है। और आगे बात करेंगे उसी में कुछ जंतु जो होते हैं चलते भी हैं और चढ़ते भी हैं। देखिए किसकी बात करें, कुछ जंतु ऐसे भी जो चलते भी हैं और चढ़ते भी हैं और उड़ते भी, जैसे में कॉकरोच, ये चलते भी हैं, उड़ते भी हैं और चढ़ते भी हैं, ठीक है। पौधे भूमि में स्थिर होते हैं परंतु उनमें पत्तियां का हिलना, फूलों का खिलना या बंद होना उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को दिखलाता है। ये उसके प्रति क्या दिखाता है? अनुक्रिया को दिखाता है। लेकिन पेड़ क्या होता है? स्थिर होता है। अब हम सजीव प्रजनन की बात करेंगे। यह दोस्तों सजीव प्रजनन भी होता है यानी रिप्रोडक्शन भी होता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने समान संतान उत्पन्न कर रहे हैं उसे हम प्रजनन कहते हैं। हम जानते हैं वे जंतु जिसके शरीर पर बाल होते हैं एवं
उनके कान दिखाई देते हुए बच्चे को जन्म देते हैं। ये सवाल पूछा गया था एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया, एनसीईआरटी बुक ही तुम पढ़ाए रहे हैं। वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं उनके कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं वे बच्चे देते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, इसी कड़ी को आगे की ओर बढ़ाएंगे। और जंतुओं को जरायुज कहते हैं, यानी उस जंतुओं को हम क्या कहते हैं, जरायुज। क्या कहते हैं इसको, जरायुज का, जैसे मनुष्य, कुत्ता, गाय, शेर आदि ये सब बच्चे को जन्म देते हैं। वे जंतु जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं एवं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। इन जंतुओं को अंड परजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंड परजक कहा जाता है, जैसे पक्षी, मेढक, बत्तख, मछली आदि होते हैं। फिर चमगादड़ और हेल्स की बात करें, चमगादड़, हेल्स मछली और सील मछली बच्चों को जन्म देते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उसे स्तनधारी कहा जाता है। यानी जो बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उसको हम स्तनधारी जीव कहते हैं। अब आय की ओर बढ़ेंगे और आय की ओर बढ़ेंगे। देखिए, अब हम कुछ जीव की बात करें, उनके बच्चे के नाम के बारे में, इसको क्या करें, इसमें हम बात करें कपी, यहाँ पर देखिए कपी और बच्चा। ठीक है, उसमें चमगादड़ को कुत्ता, सार किसी पिल्ला, पिल्ली, फिर भालू का शावक, उसके पक्षी, उसके पेंगुइन का हम लोग चूजा कहते, तितली का हम क्या कहते हैं, कैटर पिलर कहते हैं, फिर ऊँट, हाथी, जिराफ का हम लोग बछड़ा या बछिया कहते हैं, कौवा का चूजा कहते हैं, फिर मेढक का हम टेडपोल कहते, क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं, फिर बाज का हम लोग इयास कहते हैं, घोड़ा जेबरा का हम लोग बछेरा या बेछेरी यानी कंगारू का जोई कहते हैं। फिर उसके बाद बंदर की बात करें तो बंदर का हम लोग क्या कहते हैं, शिशु, खरगोश का बन्नी और भेड़ का मेमना और शेर का कहते हैं शावक हम लोग कहते हैं। देखिए, इधर बात करेंगे परंतु पौधे में प्रजनन के रूप में, यानी पौधे में प्रजनन के रूप में बीजों के द्वारा होते हैं, परंतु निम्न तरीकों से प्रजनन होता है। जैसे बात करें कलम से तो ये गुलाब हो गया। कलम का मतलब होता है उसके हम तोड़ के हम डंडी अगर गाड़ देते हैं तो उससे भी हमारा क्या होता है, फूल निकल जाता है। उसके बाद फिर कलिका, फिर आँख द्वारा उदाहरण के लिए आलू हो जाता है, पत्ती के द्वारा उदाहरण के लिए देखिए बायोफिल्म पत्थर चट्टा भी होता है, फिर जड़ द्वारा देखते हैं तो शकरकंद भी हो जाती है। भी प्रजनन हुआ लेकिन मनुष्य के कारण, मनुष्य में होने पर से अलग है। फिर हम सजीव में वृद्धि की बात करें, सजीव में वृद्धि भी होता है। देखिए, सजीव में एक निश्चित समय पर क्या होता है, इसके अंदर वृद्धि होती है। कहने का मतलब हुआ वृद्धि लगातार होती रहती है। हम देखते हैं कि एक नवजात शिशु वयस्क हो जाता है और एक छोटा सा पौधा क्या होता है, बड़ा पेड़ में बदल जाता है। लास्ट बात करेंगे तो सजीवों की मृत्यु भी होती है। आमतौर पर जानते हैं कि एक निश्चित आयु पर सबकी मृत्यु होती है। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमेशा के लिए जीवित रहेगा, उसको एक दिन मरना ही है। मुझे भी मरना है और आपको भी मरना है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते। पहला क्वेश्चन हमारा है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कब होती है। आपको बताना है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कब होती है, तो केवल दिन में होती है। कब होती है, केवल दिन में होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका ए सही होगा। हम पहले इसको पढ़े थे, केवल दिन में, क्योंकि सूर्य ही दिन में होता है। अब बात करेंगे निम्न में से कौन सा सजीव केवल काला और सफ़ेद रंग को ही देख सकता है, तो ये उल्लू और रेंगून, आप जस्ट पढ़े थे ना, उल्लू और रेंगून दोनों देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा और ये रात में देख लेता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो कुछ जीवों की बात करें तो कुछ जीवों का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि वे अपने समूह के जीवों को उनके गंध से पहचान लेते हैं। उनमें रेशम का कीड़ा भी है। रेशम का कीड़ा निम्न में से किसके उनके गंध को पहचान लेता है, तो ये अपने मादा को पहचानता है, यानी अपने फीमेल वर्जन को ये पहचान लेता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वो है जो बच्चे को जन्म देता है, दूध पिलाता है। जैसे चमगादड़ भी है, सील भी है और व्हेल भी है, तो उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 का सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक पक्षी एक ही समय पर दो अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि उनके सिर पर दोनों तरफ आंखें होती हैं। निम्न में से किस पक्षी की आंखें सिर के दोनों तरफ नहीं होते हैं, तो किसके नहीं होते हैं। देखिए, हम बात करें तो मोर के, कौवे के, उल्लू के या चील के, तो उल्लू के नहीं होते। किसके, उल्लू के नहीं होते, उल्लू के फेस के ही और होते हैं। ठीक है, आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं, किससे, श्वसन से, उत्सर्जन से, गति से, तो प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, केचुआ किसके द्वारा शोषण लेता है, तो केचुआ अपना त्वचा के द्वारा लेता है और केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, यानी 7 का ए हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन की बात करें कि सभी जीवों, पेड़ पौधे और जंतु में कौन सी समान प्रक्रिया पाई जाती है, श्वसन और अंकुरन, वृद्धि में प्रकाश संश्लेषण, प्रजनन में श्वसन और प्रजनन एवं अंकुरन। तो प्रजनन एवं श्वसन जो होता है वो सभी पेड़ पौधे में पाई जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। देखिए, प्रजनन की बात करें तो अगर क्वेश्चन को हम देखें, सभी जीवों, पेड़ पौधे और जंतुओं में कौन सी समान प्रक्रिया पाई जाती है, तो वृद्धि, देखिए
अगर प्रकाश संश्लेषण में तो पाई जाती है, लेकिन प्रजनन इसमें नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर सी आपका सही क्या होगा, सही होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, पक्षियों की आंखें होती कैसी होती है, मोटी होती है, पंखों से ढकी होती है, चारों तरफ घूम सकती है, स्थिर होती है, चारों तरफ वो घूम सकती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 का। 10 का नंबर क्वेश्चन बात करें तो हिंज जो है, हिंज संधि कहाँ पाई जाती है, कोहनी और घुटने के ऊपर, सिर एवं गर्दन के ऊपर, कंधे एवं कूल्हे के ऊपर और सिर में। तो ये क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आप खुद बना के इसका आंसर दीजिएगा। तब जाके बच गया। जय हिंद, जय भारत।